से लेंगे आजादी, इस जबर से लेंगे आजादी, इस खौफ से लेंगे आजादी, इस खौफ से लेंगे आजादी, हम डर से लेंगे आजादी, हम डर से लेंगे आजादी। आज हालात काफी तौर पर गर्म रहे। आज रवादाई तहरीक पाकिस्तान की जानब से भूख हड़ताली कैंप का ऐलान किया गया था, जो कि चेरिंग क्रॉस माल रोड पंजाब असम्बली के सामने होनी थी। लेकिन पुलिस की इंटरवेंशन की वजह से पुलिस की भारी नफरी के इस एहतजाजी रैली को रोका और इन्होंने इस एहतजाजी रैली को जो था वो एनसीसीपी जो नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन पाकिस्तान है उसके कंपाउंड तक महदूद कर दिया, जो कि मजंग में है। और पुलिस ने बहुत बड़े फोर्सेस के जरिए से लोगों को बाहर अंदर आने से, अंदर वालों को बाहर नहीं जाने दिया और बाहर वालों को अंदर नहीं जाने दिया। और उन्होंने दो लोग जो कि मुज़ाकरात के लिए डीएसपी ऑफिस गए थे, हमारे दुरानी साहब जिनका ताल्लुक हैदराबाद से था, और मैडम दीपा साहिबा वो भी गई थी हमारी एक्टिविस्ट, और लेकिन दोनों को उन्होंने डिटेन कर लिया डीएसपी ऑफिस में। और इसके बाद ये हुआ कि पुलिस ने एहतजाजियों को बाहर नहीं जाने दिया और फिर सेंसर साहब की कॉल के ऊपर हमने एनसीसीपी जो कंपाउंड था उसी को इस्तेमाल किया और उसी के अंदर ही एहतजाज को जारी रखा। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN की ब्रेकिंग न्यूज और तबसरा के साथ मैं हूं सैमसन जावेद, और मेरे साथ अमजद परवेज साहब हैं जो तजजिया नगार और कॉलमिस्ट भी हैं, और इस तरह हमारे साथ अशकनार खोकर साहब लाहौर से हैं, वो जगह जहां पे आज सैमसन सलामत साहब ने भूख हड़ताल का ऐलान कर रखा था वहां था, लेकिन कुछ नक्शेआमा की वजह से पुलिस ने उन्हें रोका भी। तो हम पहले पूछ लेते हैं अशकनार साहब से, वो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं और सोशल जस्टिस के लिए काम भी करते हैं। जी खोकर साहब, आज की सूरत हाल बताइएगा, फिर हम बात करते हैं क्या हुआ आज। जी जी, थैंक यू वेरी मच सैमसन साहब, आज इस प्रोग्राम में मदद करने के लिए। आज हालात काफी तौर पर गर्म रहे। आज रवादाई तहरीक पाकिस्तान की जानब से भूख हड़ताली कैंप का ऐलान किया गया था, जो कि चेरिंग क्रॉस माल रोड पंजाब असम्बली के सामने होनी थी। लेकिन पुलिस की इंटरवेंशन की वजह से पुलिस की भारी नफरी के इस एहतजाजी रैली को रोका और इन्होंने इस एहतजाजी रैली को जो था वो एनसीसीपी जो नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन पाकिस्तान है उसके कंपाउंड तक महदूद कर दिया, जो कि मजंग में है। और पुलिस ने बहुत बड़े फोर्सेस के जरिए से लोगों को बाहर अंदर आने से, अंदर वालों को बाहर नहीं जाने दिया और बाहर वालों को अंदर नहीं जाने दिया। और उन्होंने दो लोग जो कि मुज़ाकरात के लिए डीएसपी ऑफिस गए थे, हमारे दुरानी साहब जिनका ताल्लुक हैदराबाद से था, और मैडम दीपा साहिबा वो भी गई थी हमारी एक्टिविस्ट, और लेकिन दोनों को उन्होंने डिटेन कर लिया डीएसपी ऑफिस में। और इसके बाद ये हुआ कि पुलिस ने एहतजाजियों को बाहर नहीं जाने दिया और फिर सेंसर साहब की कॉल के ऊपर हमने एनसीसीपी जो कंपाउंड था उसी को इस्तेमाल किया और उसी के अंदर ही एहतजाज को जारी रखा। और जो लोग अपने टूल्स को इस्तेमाल कर सकते थे, सोशल मीडिया को, उन्होंने मजबूत इंतहा पसंदी के खिलाफ पुलिस के इस रवैये को भी काफी तौर पर मजम्मत का निशाना बनाया। और यहाँ पर जितने भी एहतजाजी लोग मौजूद थे उनके मुताबिक ये था कि इस सारे अमल को रोकने में जहाँ तक इंतजामिया का हाथ था, पंजाब गवर्नमेंट का हाथ था, इससे ज्यादा जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर जो रमेश अरोड़ा साहब थे, उन्होंने भी इस रैली को होने में ना होने में अपना किरदार अदा किया, क्योंकि अगर वो चाहते तो पुलिस को रोका जा सकता था ताकि वो इस एहतजाजी कैंप को चेरिंग क्रॉस पर होने देते। यहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो मौजूद रही इस कंपाउंड के अंदर, जिन्होंने यहाँ पर सैमसन सलामत और रवादाई तरीका भरपूर साथ दिया। और क्योंकि आज आपके साथ सैमसन सलामत साहब ने बात भी करनी थी, तो अभी जकरिया यूसुफ साहब जो डीएसपी लाहौर हैं और साथ में मुनव्वर डीएसपी जो कि गुलशन रावी लाहौर हैं, वो दोनों में यहाँ पर मौजूद रहे पुलिस की भारी नफरी के साथ। और उन्होंने 3 से 4 सेशंस जो अभी आज के दिन में हुए हैं मुज़ाकरात के लिए, कोई नतीजा खेज तो ना निकले, लेकिन उन्होंने यहाँ से लोगों को बाहर भी नहीं जाने दिया और ना ही भूख हड़ताली कैंप को कदम जमाने दिए रोड्स के ऊपर। लेकिन अभी एक जो चौथा दौर है आज के दिन के अंदर शुरू हुआ। अभी सेंसर सलामत साहब अपने रवादाई तहरीक के साथियों और कुछ मजहबी रहनुमा और कुछ सियासतदानों के साथ अभी डीएसपी हाउस में मौजूद हैं, जहां पर पुलिस के साथ मजीद बातचीत होगी। और आज का जो एहतजाज था वो उन्होंने किसी हद तक जो था वो बाहर नहीं होने दिया, लेकिन रवादाई तहरीक ने इस एहतजाज को भरपूर अंदाज में इस कंपाउंड के में किया। और क्योंकि मीडिया को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी, पुलिस ने उनको रोक दिया। बहुत सारे लोगों को हजूम जो था उन्होंने, क्योंकि इसका गेट एक तरफ से, इसकी गली एक है जो इसकी एंट्रेंस है, तो पुलिस ने यहाँ पे भरपूर अपना जो है वो ताकत का इस्तेमाल करते हुए लोगों को रोका। और ये भी खबरें आई हैं कि कुछ नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है और
जिस तरीके से मैं पहले बताया था 2 लोगों को डिटेन किया गया था। अभी मजीद जो खबरें हैं वो बता सकते हैं आपको कि क्योंकि अभी पुलिस और रवादाई तहरीक के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। और एक खास खबर जो कि क्योंकि कल पंजाब असम्बली के अंदर भी मिनोरिटी डे के हवाले से प्रोग्राम हो रहा है, जिसको सीएम मरीम नवाज साहबा लीड करेंगी और रमेश अरोड़ा साहब जो है वो इस प्रोग्राम में पूरे कुछ एक खास किस्म की करारदाद जो कि काफी अहम किस्म की होगी अकलीतों के हवाले से, वो पेश करने के लिए जा रही हैं, उसको मंजूर करने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए उनका भी इंतजामिया का भी कहना है कि हम वहां पर आपको जगह नहीं दे सकते। तो अभी जो तजावीज आ रही थी, उन्होंने एक तजवीज ये दी पुलिस ने कि हम आपको प्रेस क्लब के अंदर जो है, लाहौर प्रेस क्लब के अंदर आपको ये प्रोग्राम ले जाना चाहिए और आप वहां पर इस प्रोग्राम को करें ताकि आपका एहतजाज भी रिकॉर्ड हो जाए और जो है इंतजामिया को भी मामला संभालने में आसानी रहे। एक बात जो देखने में आई है कि कराची हो, इस्लामाबाद हो या भी लाहौर की बात हो और कुछ और के अंदर भी आपको पता है कि यहाँ पे एक मजहबी जुनूनी जमात जो जिसका ताल्लुक जो है वो अक्सर जो है इंतहा पसंदों में आता है, सियासी जो दर्जा ले चुकी, उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिनोरिटी मार्च की जो मुखालफत की है। तो पुलिस का भी ये कहना वो उसी बात को लेकर चलते हैं क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जमात जो है इस सारे मिनोरिटी कॉन्फ्रेंस और मिनोरिटी मार्च की मुखालफत कर रही है। तो उनको ये खदशा है कि ये जो मिनोरिटी प्रोटेक्शन मार्च है जो कि चेरिंग क्रॉस पे हो रहा है, यहाँ पर उस जुनूनियों का कुछ ना कुछ जो है हमला होने के चांसेस हैं। तो पुलिस ने अपना शस्त्र इस्तेमाल करते हुए आज इससे एहतजाज के ऊपर पूरी तरीके से उन्होंने कंट्रोल कर दिया। लेकिन सैमसन सलाह अहमद साहब को सल्यूट पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने आज यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों को जमा कर पाया ताकि इतनी बड़ी फोर्सेस, लगभग मुझे लगता है शायद 400 के करीब जो पुलिस जो उन्होंने यहाँ पर मदद किए हुए थे, जिनकी जिम्मेदारी थी वो यहाँ पर सारे सिक्योरिटी मामला को कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी अशफाक साहब, अच्छा मुझे बताइएगा कि बुनियादी एक दो एजेंडा है क्या असल में, जिसकी वजह से कुछ लोगों को हमारे इस मिनोरिटी डे में जो मिनोरिटीज के हवाले से जो हम एहतजाज कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, असल में उनका नुक्ता क्या है, वो क्यों इस चीज की मुखालफत कर रहे हैं? असल में जो अकलीतें हैं वो तकफीर के जो कवानीन हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी वजह से काफ़ी परेशान है, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में मौजूद अहमदी कम्युनिटीज़ को तकफीर के कवानीन की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और ना सिर्फ मुश्किलात, तशद्दुद के वाक़यात भी तहरीक के साथ दूसरे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदम बर्दाश्त का जो रवैया है वो तूल पकड़ रहा है और अदम बर्दाश्त के रवैये की वजह से छूट दी जा रही है। तो जो है पर है, तो इसका मतलब आप संधि को प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं तो आप दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी जो एक मुतालबात का जो दौर है वो पुलिस और पुलिस इंतजामिया और रवादाई तहरीक और कुछ मजहबी कायदीन समेत जारी है। लेकिन इंतजामिया की भरपूर कोशिश है कि वो एहतजाजी कैंप को चेरिंग क्रॉस पे ना होने दे और मुझे लगता है कि वो अपने इस मुतालबे में कामयाबी हो पाएंगे और वो शायद इस एहतजाज को किसी और जगह, किसी और महफूज जगह पर इस एहतजाजी कैंप को करने का मौका दें। जी, इसमें आपको कितना लगता है कि ऐसी कामयाबी हुई है? जैसे उन्होंने पूछा था कि हमारे मुतालबात, ये भूख हड़ताल के पीछे क्या गराज मकासद है? मेन जी फोकस तो है इनका, मेन फोकस तो मजहबी इंतहा पसंदी का रवैया है, जिसकी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया जा रहा है कि इस रवैये को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत जो है अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। दूसरा ये था कि पाकिस्तान में जो शिदत पसंद तंजीमें हैं उनको लगाम डालने के लिए जो है वो मजबूत किस्म की कानून साजी की जाए और नेशनल एक्शन प्लान समेत जो दीगर हमारे पाकिस्तान को महफूज बनाने के प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद हो। जबरी तब्दीली मजहब और खासतौर पर एक इलेक्शन सिस्टम्स के ऊपर भी रवादारी तहरीक का एक स्टांस है, उसके ऊपर बात की गई है। और इसके अलावा जो दीगर मुतालबात है जिनमें हमारा जॉब कोटा आ जाता है, जिसमें हमारा एजुकेशन कोटा आ जाता है और ख़ासतौर पर जो बच्चों क्रिश्चियन और अकलीतों की प्रॉपर्टीज को महफूज बनाने के हवाले से मुतालबात एक ख़ास अहमियत रखते हैं। जो जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो इन बातों का इजहार कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब को इनके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। खोख साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो तीनों मुतालबात हैं इसमें से कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं है जो पाकिस्तान के हक में नहीं है। देखें, जो इंतहा पसंदी है ये सिर्फ माइनॉरिटीज का मसला तो नहीं है, ये तो बुनियादी तौर पे हमारे 95% पाकिस्तानियों का मसला है। यानी कि ये तो हम उस 95% की नुमाइंदगी कर रहे हैं।
क्या एक आम आदमी, मैं बगैर किसी मजहब की तफरीक के बात कर रहा हूँ, क्या एक आम आदमी नहीं चाह रहा ये कि मुल्क में अमन हो और ये जो इंतहा पसंदी है इसको कंट्रोल किया जा सके? ये सिर्फ क्रिश्चियंस का या जी ये सिर्फ अमजद माइनॉरिटीज साहब, का आप वजह मसला तो फरमा नहीं है? रहे हैं। अभी जी। अभी जो धरना हो रहा है, जो भूख हड़ताली कैंप है जो रवादाई तहरीक ने यहाँ पर लगाया है, इसके अंदर तकरीबन जो है 50% से ज्यादा जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग शामिल है। और यहाँ पर जो 50% के जो करीब लोग हैं वो तमाम अकलीतों से, जिसमें सारे फिर क्रिश्चियंस हैं, हमारे साथ हिंदू दोस्त हैं और दूसरी कम्युनिटीज के लोग जो यहाँ पर इस धरने को ज्वाइन कर रहे हैं। और इसी तरह देखें कि सुबह भी जो है, जिस जगह भी जो भी प्लान इशू होगा, वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद आपको देखने में नजर आएगी। मुतालबात की अगर आप बात करते हैं तो अकलीतों के लिए ज्यादा अलार्मिंग ये कवानीन इसलिए हो जाते हैं तकफीर के, क्योंकि इसके अंदर पुरतशद्दुद वाकयात का हम असर देखते हैं कि बस्तियों को जला दिया जाता है, गिरजाघरों, मंदिरों, गुरुद्वारों को जो नजर आतश कर दिया जाता है। इस तरीके से फिर जानों का भी ज़िया होता है और फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो शिकार अकलीतें हैं वो मुआशी तौर पर भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने के साथ साथ मुआशी तौर पर वो पीछे चले जाती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये अक्सरियत के साथ नहीं होती। अक्सरियत वाले तशद्दुद और कुछ चीजों से बच जाते हैं, अगरचे कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है उनके लिए भी, लेकिन ज्यादातर जो शिकार है वो अकलीतें इसका है। तो इसलिए अकलीतें इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है कि अगर हुकूमत जो है वो मजबूत किस्म के है जो वो इकदाम करती है तो इससे मुआशरे को और खासतौर पर अकलीतों को महफूज बनाया जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि इंसाफ का या बर वक्त इंसाफ का फुकदान है जिसकी वजह से ना कि सिर्फ माइनॉरिटीज पाकिस्तान की इससे डिस्टर्ब होती हैं, आइसोलेट होती हैं, बल्कि हर वो तबका जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब आदमी है, वो भी इससे मुतासर है। हरासमेंट उसके साथ भी उसी तरह होती है कि फर्ज करें जैसे कि मतलब हमारे मुल्क में एक जात पात का निज़ाम है और जो माइनॉरिटीज हैं उनका जो रिलीजन है उसको जात के साथ भी रिलेट किया हम जाता मतलब है। ये अगर आप क्लास डिफरेंस जो है तकरीबन जो अभी तरक्की पजीर ममालिक है उसके अंदर ये तसलसल के साथ है, क्योंकि क्लास डिफरेंस जो है वो आप किसी भी बांग्लादेश देख ले, पाकिस्तान देख ले, श्रीलंका देख ले, भारत की यस। खास तौर पर मिसाल दूंगा, ये तमाम उन मुआशरों में जो अभी तरक्की की मंजिल तय कर रहे हैं वहां पर है। लेकिन क्योंकि वो रियासतें जो जिनका जो झुकाव है वो मजहब की तरफ है और उनके कवानीन को मजहब के बुनियाद पर बनाया जाता है, तो वहां पर ये मसाइल ज्यादा देखने में आते हैं दुनिया के निस्बत दूसरे ममालिक के। तो पाकिस्तान जो है वो इन मुश्किलात से घिरा हुआ है और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक आम आदमी जो है वो इन मसाइल से दो चार है, तो आप देखेंगे एलिट क्लास के जो लोग हैं वो इन चीजों से बाहर हैं, उनको इस तरह के मसाइल नहीं है जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन का सामना एक आम गरीब अकलीती खासतौर पर कम्युनिटी के लोगों को करना पड़ता है। तो यही होगा कि जब तक इंसानी हकूक की बेदारी नहीं होगी, जब तक रियासत जो है वो मजबूत इकदाम करते हुए एक माँ का किरदार अदा नहीं करेगी और तमाम जो शहरियों को वो बुनियादी सहूलियात के साथ उनके बुनियादी हकूक की यकीन दहानी नहीं करवाती, तब तक ये मसाइल जो पाकिस्तान का मुकद्दर रहेंगे। और शायद इसी तरीके से रवादाई तहरीक जो दीगर सिविल सोसाइटी की तंजीमें हैं वो इस तरीका से सरापा एहतजाज रहेंगी। बहुत अच्छी जी, आपकी तहरीक जो है, हमारी जो बेस्ट विशेज हैं वो आपकी तहरीक के साथ हैं, क्योंकि मुल्क में अमन जो है वो किसी सूरत में भी होना बहुत जरूरी है, वरना हम तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर पाएंगे और दुनिया में हम जैसे कि बहुत पीछे रह गए हैं। इसकी वजह, एक वजह जो है ना, वो मुल्क में अमन का फुकदान भी है, यानी इंतहा पसंदी भी है। बेस्ट विशेज शकनाज साहब और आपकी सारी तहरीक को। जी संसद साहब। जी, अगर कुछ आप कहना चाहते हैं तो एक तो शुक्रिया। और नाज़रीन, ये हमारे साथ सोशल जस्टिस के कारकुन अश्कनाज वहां से बराह रास्त हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। और आप क्या समझते हो, कल जैसे कि पंजाब सूबाई असम्बली में मरियम नवाज साहबा ने अपने जो इम्पोर्टेंट शख्सियत कह लो, आम शख्सियत को इनवाइट किया हुआ है असम्बली में, अकलियत से तलक रखने वाले, तो क्या वो हमारे राइट की वो वहां पे बात करेंगे कि यहाँ डे मनाकर वापस आ जाएंगे? जी सेंसर साहब, मैं यहाँ पे एक बात जरूरी करना चाहूंगा कि अकलीतों को कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जी। हम असम्बली के बाहर भी एहतजाज करेंगे और असम्बली के अंदर भी हमें अपनी बात को मनवाना है, हमें अपनी बात को कहना है और हमें कभी भी नाउमीदी नहीं रखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कल असम्बली के अंदर भी जो इजलास हो रहा है वो भी बहुत अहमियत का हामल है, क्योंकि जो एक बार से प्रेशर रवादाई तहरीक समेत जो दूसरी पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी वो डालेगी, उसका असर आपको असम्बली के अंदर भी गूंज आपकी उसकी सुनाई देगी। तो मैं समझता हूँ कि शायद जो लोग मिनॉरिटी लीडर्स और खासतौर पर सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे जो कि पंजाब असम्बली के अंदर जाके बैठेंगे, इस इजलास को अटेंड करेंगे, और शायद मैं समझता हूँ ये एक अच्छा शुगन है जो कि आगाज किया गया है पंजाब असम्बली की जानब से, और हमें इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम इसको अप्रिशिएट करने के लिए जा रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो हैं जो गवर्नमेंट से हिफाजत के साथ, सिक्योरिटी के साथ
वो मरायात जो कि हमारा हिस्सा बनती है यहाँ पर हमें लेने के लिए आज के दिन को एक भरपूर तरीके से टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं उन तमाम लोगों के लिए भी पैगाम देना चाहता हूँ जो कि इस दिन को योम सियाह के तौर पर मनाते हैं। उनकी एक अपनी राय भी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ क्यों ना हम इस डे को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करें, क्योंकि इस दिन के अंदर आपको ना सिर्फ आपको सोशल मीडिया, लेकिन आपको पाकिस्तान का नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो आपको कवरेज देता है, आप अपने मुतालबात को भरपूर तरीके से एक महजब अंदाज में उन तक पहुंचाएं, ताकि क्योंकि कोई भी बात है, अगर जो भी हम बातें सड़कों पे करेंगे, एहतजाज में करेंगे, आखिर में हाल तो उनका असम्बली के अंदर ही है। उनका हाल जो है वो सियासतदानों ने, रियासत ने ढूंढ रहा है। तो क्यों ना हम सब मिलकर बैठकर सियासतदानों को एम्पावर करें, उनका साथ दें और उनकी बात को सुने और अपनी बात को अच्छे तरीके से उनको समझा पाए। क्योंकि मैं समझता हूँ एक जो कम्युनिकेशन गैप के साथ साथ जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाती है हमारी बात को समझाने में, उसका भी गैप की वजह से हमारे काम नहीं हो पाते। तो हकूकी जंग के लिए हम सब इकट्ठे हैं और मैं आपके प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने जो है वो खास तौर पर पाकिस्तान के हालात के हवाले से बात की है। और मैं कोशिश करूंगा कल भी आपको रवादाई तहरीक के इस तमाम कैंप से और खासतौर पर पंजाब असम्बली की तरफ से भी आपको एक अच्छी किस्म की जो है वो रिपोर्टिंग कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बात चलते चलते एक बात पूछना चाहूंगा कि ये जो बहुत सारे लोग आप कह रहे हैं कि कायदे आजम की 11 अगस्त की स्पीच यानी साज असेंबली में जो तकरीर थी वो बार बार हम जो दोहराते रहते हैं, वो इससे कोई फायदा कोई नहीं। आप चूंकि एक बहुत जबरदस्त किस्म के एक्टिविस्ट हो, जस्टिस, सोशल जस्टिस, फिर सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, बहुत सारी क्वालिटी हैं एक नौजवान होते हुए, आप क्या समझते हो आपका बड़ा किरदार है जो सिलेबस की है या डिस्क्रिमिनेशन माइनॉरिटी के साथ होती है, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी, तकरीर है वो शायद मुझे लगता है कि जहां पर हमने करारदाद मकासद शामिल किए थे आईन पाकिस्तान के अंदर, वहां पर हमें 11 अगस्त की तकरीर को जो कायदा हमने दस्तूर असम्बली में की, उसका इस आयन का इस दस्तूर का हिस्सा बनाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमने इस तकरीर को जो है वो शायद समझा कि वो ये तकरीर जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि हम इसको एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए डिक्लेयर करने के लिए जा रहे थे। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक अगर हम 11 अगस्त की तकरीर को अहमियत देते हैं, उसको आयन पाकिस्तान का हिस्सा बनवाते हैं और खासतौर पर इसको जगह जगह पर हमारे जहाँ पर कानून साज अदारे हैं उसके अंदर ये चस्पा होती हैं, और खासतौर पर अगर इसको हम अपने निसाब का हिस्सा बना देते हैं, जो हमारा स्कूल करिकुलम है, पंजाब टेक्स्ट बुक की बोर्ड्स की किताबें या किसी भी सूबे की किताबें हैं, अगर एक आम बच्चा जो स्कूल के अंदर पढ़ता है, जो जिसका ताल्लुक अक्सरियत के साथ है, जिसको इस बात का नहीं पता कि जो पाकिस्तान है वो क्लितो ने बनाया था, और खास तौर पर जो यहाँ पर क्लितो के मसीहियों के वोटों की वजह से ये जो रियासत थी वो वजूद में आई हो, यहाँ पर मसीहियों ने बहुत ज्यादा अपना खून बहाया है, अपनी एनर्जी लगाई है। तो मैं समझता हूँ जब तक हम इसके ऊपर इस बात को हम रियलाइज नहीं करवा पाते, जब तक हम इस बात को बता नहीं पाते वहां पर, तो तब तक जो है वो हम इस तकरीर से जो है वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि शायद अगर हम इस तकरीर को समझ जाएं और इससे जो हमें फल हासिल हो सकता है, समरात हासिल हो सकते हैं, उसको अगर हम समझ पाए तो हमारे बहुत सारे जो है वो चीजें अच्छी हो सकती हैं, बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं। अच्छा कोकर साहब, एक और बात जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि 11 अगस्त की जो तकरीर कायदे आजम ने फरमाई है उसको माइनॉरिटीज ने अपने सीने से लगा के तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, एक तरह का डिस्क्रिमिनेट कर दिया है कि ये सिर्फ माइनॉरिटीज का मसला है, जबकि ये तो अमन और इंसाफ का के लिए भी तकरीर इस्तेमाल हो सकती है मुल्क में। क्यों हमने इसको सिर्फ एक ही सेक्टर है या एक ही फैक्शन है उसके साथ इसको जोड़ दिया है? तो क्यों नहीं हम इसको इसका पाकिस्तान का बुनियादी एजेंडे के तौर पे लेते, ताकि ये जो तकरीर है जनाब ये महमूद असल साहब, में मैंने अपनी मुल्क के बात के अंदर जी जी इसी जी इसी बात को मैंने आपके साथ क्योंकि रखा, ये जो और मसाइल है सैमसन जी बुनियादी सब के तौर साथ पे हमारा ये तो आम प्रोग्राम हो चुका मुसलमान है। के भी मसाइल है ना। जी इलेक्शन जी दो अभी ये जो जी 8 फरवरी को इलेक्शन हुए 2024 के अंदर, अगर आप सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के इलेक्शन डिमांड्स को देखते हैं जो क्रिएटिव फोरम पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर उन्होंने पेश की थी, उसके अंदर मेन एजेंडा ये था कि आईने पाकिस्तान के अंदर जो 11 अगस्त की तकरीर को है वो हिस्सा बनाया जाए। ठीक है जी। तो ये जो है वो मेन स्ट्रीम में आने का एक तरीका था। ये क्लितो बच्चा जब रोता है तो वो जो चीज उसको चाहिए वो खिलौने के लिए तो वो खिलौना बोलता है, अगर उसको दूध चाहिए तो वो दूध बोलता है। ठीक है जी। तो हम रो रहे, तो हम कह रहे हैं कि हमें 11 अगस्त की जो तकरीर आपने की थी, हमें एहसास दिलाया था, हमें अपना होने का एहसास दिलाया था, तो बराए करम इसको जो है वो इस पे अमल दरामद किया जाए। ठीक है। तो यही एक रियासत जिस तरीके से हमें ऑन कर सकती है, उसकी जो पहली बुनियाद बनती है वो 11 अगस्त की तकरीर बनती है। तो हम इसके ऊपर मजीद बातें भी करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लिए जो मैंने आपसे बातें की हैं वो इस प्रोग्राम के लिए अनफ होगी। सर, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस बहुत गॉड शुक्रिया ब्लेस यू कोकर जी साहब, कोकर साहब। आपका आपने वक्त दिया।
तो थैंक यू। आप अभी अपने साथियों के पास जा सकते हैं। तो इजाजत चाहते हैं, कुछ आप नाजरीन को ऐसा पैगाम देना चाहते हैं कि हमें डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, हमारी स्ट्रगल। मैं आगे भी कहता हूं कि हकूक के असूल के लिए जद्दोजहद जरूरी है। जी हाँ जी जी, अमजद उसके साहब। लिए जी अगर अकलीतें, बिलखसूस अकलीतें, अक्सरियत को भी वही पैगाम है, लेकिन हाँ। अकलीत अगर चाहती है कि उसको हम्म, बुनियादी हम्म, हकूक मिले, तो उसको सबसे पहले अगर किसी चीज पे काम करने की जरूरत है, तो वो उसको अपने तालीम और हुनर पे, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है लेकिन यही काम आएगा कि इनको तालीम और हुनर पे काम करना पड़ेगा, जिसके लिए इनको जाती तौर पे भी उसके फायदा हासिल होंगे और मुल्क को भी इसके फायदा हासिल होंगे, और पॉजिटिविटी जो है वो भी प्रोवेल करेगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको बुनियादी हकूक मिले, तो उसके लिए आपको बुनियादी हकूक वाले काम करने पड़ेंगे। कैसे? कि आपको अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर करनी पड़ेगी, अपनी तालीम बेहतर करनी पड़ेगी और हुनर की तरफ आना पड़ेगा। जी जी, हमें थैंक यू हमें वेरी मच सर। सोच सोच बदलनी पड़ेगी। मैं आगे भी कहता हूँ कि यस। अगर हम नेगेटिव और तनकीद बराए तनकीद करते रहेंगे, या हम इसी सोच में पड़ेंगे यार हम मिनॉरिटीज हैं, हमारे साथ बहुत ज्यादती हैं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, रुक जाएगी हमारी गाड़ी, रुक जाएगी। तो इजाजत चाहते हैं नेक तमन्नाओं के साथ कि ये 14 अगस्त और 11 अगस्त हमारे लिए एक अच्छा पैगाम लेके आए। अमजद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, टाइम आपने निकाला। हम इजाजत चाहते हैं। खुदा आप सबका और पाकिस्तान के अहले पाकिस्तान जहाँ जहाँ भी उनको हामी नासिर हो।